नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम 4 के चक्रव्यूह में लेकर आए हैं यूपी की 4 सबसे बड़ी और चर्चित खबरें जो प्रदेश की सियासत, समाज और सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर रही हैं। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के उस कड़े ऐलान की जिसने अधिकारियों को सीधी चेतावनी दे दी है। विधायकों के फोन कॉल को अनदेखा करने वाले अफसरों की अब खैर नहीं। तो क्या चेतावनी सतीश महाना ने दी है, बताएंगे आपको पूरी डिटेल। अब बात दिल दहला देने वाली घटना की जो हापुड़ से है, जहां एक 14 साल की नाबालिग बच्ची ने घर पर ही उस बच्ची को जन्म दिया जो उसके पेट में था। यानी वो प्रेग्नेंट ही, और प्रेग्नेंट करने वाला और कोई नहीं, आरोपी पड़ोसी मौलाना था, जिसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बताएंगे आपको पूरा मामला, कहां से शुरू हुआ मामला और पुलिस ने क्या कुछ किया। तीसरी खबर नोएडा से है, जहां सीबीएसई परीक्षाओं के बीच अचानक हड़कंप मच गया जब 1 दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले। बताएंगे आपको कैसे बिगड़ा नोएडा का माहौल और पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ किया। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मुजफ्फरनगर की, जहां एक बड़ा साइबर क्राइम का खुलासा हुआ, जिसकी जांच में 80 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया। बताएंगे आपको इस ठगी के बारे में, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे पकड़े गए ये सारे आरोपी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के उस सख्त चेतावनी की जो उन्होंने अधिकारियों को दी है। यह मामला 19 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान सामने आया, जब विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी विधायकों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, खासकर जनहित के मामले में। इस पर स्पीकर महाना ने सदस्य कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को निर्देश दिए कि पहले जारी किए गए शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। महाना ने साफ चेतावनी दी कि अगर अधिकारी विधायकों के फोन कॉल्स को अनदेखा करेंगे या जनहित के कार्य में सहयोग नहीं करेंगे तो उन पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, अधिकारियों की ये जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि वो विधायकों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। स्पीकर ने याद दिलाया कि कुछ समय पहले भी ऐसे अधिकारी को विधानसभा में दंडित किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर अधिकारियों ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो विधानसभा के पास उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वो अपनी ड्यूटी और सीमाओं का पालन करें, जबकि विधायकों से उम्मीद की कि वो अन्य अंगों की गरिमा बनाए रखें। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये फैसला प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा देगा, लेकिन कुछ मामले में ये नए विवादों को जन्म दे सकता है, जहां अधिकारी और विधायक आमने सामने आ सकते हैं। विपक्षी नेता माता प्रसाद पांडे की शिकायत ने इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया, जिससे साफ है कि ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है। स्पीकर महाना की ये चेतावनी न केवल अधिकारियों के लिए बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक सबक है कि लोकतंत्र में सभी अंगों का समन्वय जरूरी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितने अधिकारियों पर कार्रवाई होती है और क्या ये बदलाव वास्तव में जनहित को मजबूत करता है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो हापुड़ जिले से जुड़ी है और बेहद दर्दनाक है, जहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी मौलाना इस्लाम, जो पीड़िता के पड़ोसी था, उसने बच्ची को बार बार अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल पीड़िता का परिवार मजदूरी करने वाला था, जो अमरोहा जिले से हापुड़ आया हुआ था। दोनों परिवार पड़ोस में रहते थे और आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर डराया, धमकाया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना इतनी घिनौनी थी कि बच्ची इतनी डर गई कि उसने परिवार को कुछ नहीं बताया। समय समय पर मौलाना ने अपराध को दोहराया, जिससे बच्ची गर्भवती हो गई। 4 दिन पहले बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ और 14 फरवरी की शाम को उसने घर पर ही एक बच्ची को जन्म दे दिया।
परिवार ने बच्ची को मां बनते देखा तो सदमे में आ गए। पूछताछ पर बच्ची ने पूरी कहानी को बता दिया, जिससे परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। पिता ने तुरंत पिलखुवा थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने 17 फरवरी को मुकदमा दर्ज कर मौलाना इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया और जांच जारी है। रिपोर्ट में इसे शर्मनाक, करतूत और घिनौनी हरकत कहा गया। इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है और वो आरोपी पर सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। पीड़िता और उसके परिवार को काउंसलिंग दी जा रही है और स्थानीय प्रशासन उनकी सेहत का ख्याल रख रहा है। ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जो नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों पर सख्त कानून है। समाज में ये घटना महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां ऐसे अपराध अक्सर छिप जाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, यह भी देखना बाकी होगा। अब तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो नोएडा से जुड़ी है और परीक्षाओं के बीच बड़ा हड़कंप मचा रही है। 19 फरवरी को नोएडा में करीब 12 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी सीबीएसई और यूपी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आई, जब सुबह करीब 11:43 पर ईमेल प्राप्त हुए। ईमेल में दावा किया गया कि स्कूल परिसर में विस्फोटक रखे गए हैं। स्कूल प्रबंधनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और नोएडा पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और कमांडो टीम ने सघन जांच शुरू करी। स्कूलों को एहतियातन खाली कराया गया और छात्रों को कक्षाओं से निकालकर मैदान में एकत्र किया गया। शिक्षकों की मौजूदगी में बच्चे सुरक्षित रहे, लेकिन अभिभावकों में चिंता फैल गई। जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिले हैं, जिससे ये हॉक्स मेल प्रतीत होता है। साइबर टीम ईमेल के स्रोत की तलाश में जुटी है और पुलिस ने अफवाह से बचने की अपील की है। परीक्षाएं प्रभावित हुई है, लेकिन बाद में सामान्य भी हो गई। यह घटना बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। इससे पहले जनवरी में भी इसी तरह के हॉक्स मेल का गिरोह पकड़ा गया था, जो अमेरिका से संचालित था। एसटीएफ ने नेपाली मूल के केदारनाथ, लेखनाथ शर्मा, असीम जंग, कार्की समेत अनंत कुमार, दिव्यांशु और साहिल कुमार को गिरफ्तार किया। उन्होंने 29 जनवरी को स्कूलों को थ्रेट ईमेल भेजा था, जो अमेरिका से जनरेट किया गया था। रिकवरी लिंक नोएडा के फर्जी कॉल सेंटर से जुड़ा था, जहां ऑनलाइन बैटिंग ऐप के नाम पर ठगी होती थी। डिजिटल ट्रेन से एसटीएफ ने गिरोह का भांडाफोड़ किया। अब फिर ऐसी घटना से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और स्कूलों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। अभिभावकों की चिंता जायज है, क्योंकि परीक्षाओं के तनाव में ऐसी धमकियां बच्चों पर बुरा असर डालती है। विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर थ्रेट बढ़ रही है और स्कूलों को डिजिटल सिक्योरिटी मजबूत करनी चाहिए। जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। यह घटना न केवल नोएडा बल्कि पूरे यूपी में स्कूल सुरक्षा पर बहस छेड़ सकती है। कुल मिलाकर यह एक गंभीर मुद्दा है, जो शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी सामने रख रहा है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मुजफ्फरनगर से साइबर क्राइम के बड़े खुलासे की, जहां फुगाना और साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने 80 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार हुए, जबकि 2 फरार भी हैं। आपको बता दें कि गिरोह ने 150 से अधिक बैंक खाते और सिम कार्ड विदेश में बैठे ठगों को कमीशन पर दिए थे। देश के कई राज्यों में 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज है। गिरोह का मोडस ऑपरेंडी था कि वो भोले भाले लोगों को पैसे और लालच देकर बैंक खाते, सिम, आधार और पेन ले लेते थे। ये विदेशी ठगों को दिए जाते थे। ठगी का पैसा इन खातों में आता था, जहां से एटीएस या चेक से निकलता था। कमीशन काट कर बाकी राशि ट्रांसफर की जाती थी। गिरोह खुद भी खाते खुलवाता था। पिछले 1 साल से अपराध कर रहे थे। गिरफ्तारों से बरामद मोबाइल में 150 से ज्यादा खातों की डिटेल मिली है। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि गृह मंत्रालय के प्रतिबिंब पोर्टल पर महाराष्ट्र की शिकायत से जांच शुरू हुई। फर्जी पोर्टल से ठगी का पैसा अक्षय के खाते में निकला। पुलिस फरारों की तलाश में है। ये नेटवर्क विदेश तक फैला था, जिससे 80 करोड़ का नुकसान हुआ। ये यूपी में डिजिटल ठगी के खतरे को दिखाता है। खैर, पुलिस जांच कर रही है और सख्त कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। इस मामले से साफ होता है कि समाज में साइबर जागरूकता की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।